Hello everyone. Now let's start with accounts not for profit concern. कल हमने क्वेश्चन देखा था, अब हम बढ़ते हैं आगे। आज हम लोग पहले करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है बेटा पीपी वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5। पेज नंबर है 117, पेज नंबर 117, प्रश्न क्रमांक 5। भारतीय कला केंद्र, काला नहीं बेटा कला है, भारतीय कला केंद्र सोलापुर gives you the following information for the year ended on 31st March 2018. Prepare income and expenditure account for the year ended on 31st March 2018. ओके, मैंने पहले ही बोला था कि ऊपर की लाइन को इग्नोर नहीं करना, अहमियत देना। देखो यहाँ पे क्या बोला, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने को बोला, बैलेंस शीट बनाने को बोला हुआ नहीं है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिस, अपने को क्या दिया है बेटा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी। यस सर, तो सबसे पहले क्या कर रहा था हमारा तरीका, पहले एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, जहाँ जहाँ पे भी एडजस्टमेंट के इफेक्ट आएंगे उसको अपन स्टार मार्क करेंगे। पहला लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, ओके ये रहा लीगेसीज, इसको स्टार मार्क कर दे। इनका क्या बोलना है, लीगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज्ड, बोले तो ये कैपिटल में ऐड करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में अकाउंट में लिखना नहीं। तो ये जो लीगेसी है पूरा का पूरा 12,000 अपने को उठा के कहाँ लिखना पड़ेगा, कैपिटल में ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग सैलरी की एडजस्टमेंट है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका इफेक्ट जाएगा बेटा सैलरी में, ठीक है। नेक्स्ट 50% ऑफ एंट्रांस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस, एंट्रांस फीस कहाँ है, एंट्रांस फीस ये रहे, तो एंट्रांस फीस में एडजस्टमेंट है, ठीक है। तो इतनी सी एडजस्टमेंट है। तो चालू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग पेमेंट साइड से जाएंगे, देखेंगे। पहला स्टेशनरी, स्टेशनरी हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में, तो लिख देंगे ये रहा आपका एक्सपेंडिचर साइड। तो एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट वाले साइड में लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, स्टेशनरी। टू स्टेशनरी, कितनी स्टेशनरी है, 600, ओके। नेक्स्ट बाय फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज किया बेटा, मतलब हमने क्या परचेज किया, एसेट। तो ये एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन बैलेंस शीट तो बनाना है ही नहीं, तो यहाँ पर हम कहीं पे लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अगेन इन्वेस्टमेंट हमारे बिजनेस के लिए क्या रहते हैं, एसेट्स रहते हैं। एसेट है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और यहाँ पे एसेट बैलेंस शीट तो बनानी है ही, तो लिखने का काम ही नहीं है। नेक्स्ट एक्सपेंसेस फॉर ड्रामा। अब देखो एक चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि जब यदि कोई स्पेशल एक्टिविटी है, जैसा कि फॉर एग्जांपल कोई गैदरिंग है, कोई ड्रामा है, या कोई टूर्नामेंट है, या कोई भी ऐसी स्पेशल एक्टिविटी है, और आपको यहाँ पर दिखता है कि एक्सपेंस साइड में उसका एक्सपेंस दिया है और इनकम साइड में देखने का उसके रिलेटेड इनकम भी, जैसे यहाँ ड्रामा एक स्पेशल एक्टिविटी दी हुई है, तो ड्रामा से आपको रिसीट्स इतनी है, रिसीट बोले तो पैसा इतना है, आपसे ड्रामा से कमाई हुई 9,000, और ड्रामा करने में खर्चा कितना आ गया बेटा, 3,000। दिख रहा ना आपको, ये दो चीज़ें, 9,000 पैसे आए ड्रामा करने से और 3,000 का हमारा खर्चा हो गया। तो अपन क्या करते, जब भी कोई ऐसी स्पेशल एक्टिविटी रहती तो हम लोग क्या करते, उसका नेट इफेक्ट लिखते। नेट इफेक्ट मतलब हम लोग इनकम साइड में 9,000 अलग से और एक्सपेंस 3,000 अलग से नहीं लिखेंगे। अपन क्या करेंगे, देखो 9,000 की बेटा हमारे को कमाई हुई, 3,000 का हमारे को खर्चा हो गया, यानी नेट हमको इससे प्रॉफिट कितना हो गया, 6,000। तो अपन डायरेक्ट ये 6,000 की एंट्री करते हैं ना, दोनों लिखने का काम नहीं। अपन क्या करेंगे, नेट ऑफ कर देंगे। नेट ऑफ मतलब इनकम में से एक्सपेंस माइनस कर देंगे, और जितना भी अमाउंट आया, जैसे यहाँ पे आया 6,000, तो हमारा प्रॉफिट हुआ ना 6,000, तो ये प्रॉफिट हुआ। तो अब अपन इसको लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे इसको, अब अपन इसको लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम वाले साइड में। यदि ये लॉस रहता तो कहाँ लिखते थे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर वाले साइड में, ठीक है। यस, तो ये 6,000 हमारे लिए प्रॉफिट है, तो ये जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। तो अपन 9,000 भी नहीं लिखेंगे, 3,000 भी नहीं लिखेंगे, अपन नेट प्रॉफिट निकाल लेंगे। 9,000 इनकम हुई, 3,000 एक्सपेंस हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 6,000, तो ये नेट प्रॉफिट अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में लिख देंगे, बाय प्रॉफिट फ्रॉम ड्रामा। कितना प्रॉफिट हो गया अपने को, 6,000 रुपये,
ठीक है, ये बात आपको अच्छे से लिख लेनी की, जैसा मैंने कल बोला था एक अलग से पेज बना लेना, उस पेज पे ये एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको लिख लेनी है, क्या कि देयर इज एनी स्पेशल काइंड ऑफ एक्टिविटी, ऐसी कोई स्पेशल एक्टिविटी है तो अपन क्या करेंगे, इनकम अलग से एक्सपेंस अलग से नहीं लिखेंगे, उसको डायरेक्ट नेट ऑफ करेंगे, इनकम माइनस एक्सपेंस, और यदि प्रॉफिट हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिख देंगे, लॉस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में लिख देंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट है बेटा पोस्टेज 450। पोस्टेज क्या हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, सॉरी ये तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड टू पोस्टेज। कितना पोस्टेज का खर्चा हुआ है, 450 रुपये। नेक्स्ट मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, अगेन ये क्या हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाएगा 600 रुपये, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, कितना 600 रुपीज। नेक्स्ट है बेटा बाय सैलरीज 4400, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में टू सैलरीज। एडजस्टमेंट है तो कहाँ लिखेंगे, इनर कॉलम 4400 रुपये। नेक्स्ट है बेटा बाय बैलेंस सी डी, बैलेंस है कैश का और बैंक का, ये क्या है क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अपने को लिखने का है, ये है कैश, ये है बैंक। कैश और बैंक दोनों भी हमारे लिए क्या रहते हैं, एसेट। एसेट है तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है ही नहीं तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है इधर रिसीट साइड में देखो, बैलेंस बीडीए कैश इन एंड बैंक, ये मतलब क्या, ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस कैश का और बैंक का, इसका कुछ भी नहीं होता। कल ही मैंने बताया रिसीट एंड पेमेंट के ओपनिंग बैलेंस का कुछ भी नहीं होता है, कहीं पे कोई इफेक्ट देने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसका जो क्लोजिंग बैलेंस रहता है इसका जरूर इफेक्ट होता है, इसको अपने को कहाँ लिखना पड़ता है, क्योंकि एसेट रहता है, कैश रहो या बैंक रहो, तो अपन बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब क्योंकि ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी नहीं है, इसलिए अपने यहाँ इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है, इसका भी कोई इफेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट है बेटा लॉकर रेंट। सर ये क्या है, लॉकर रेंट, सर ये एक्सपेंस भी तो हो सकता है, रेंट देना। अरे मुन्ना, यहाँ क्या लिखा ऊपर, रिसीट मतलब पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो वो इनकम रहता है, एक्सपेंस नहीं। तो ये लॉकर रेंट हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में। सो सिंपल है सर, फिर नहीं तो क्या, बाई लॉकर रेंट। किती होता रे लॉकर रेंट, 400 रुपये होते, बरं 400। ओके, नेक्स्ट एंट्रांस फीस 2900। एंट्रांस फीस 2900 हमारे लिए क्या रहेंगी, इनकम। इनकम है तो कहाँ जाएगा, इनकम साइड में, तो एंट्रांस फीस 2900 बाय एंट्रांस, अरे बाय एंट्रांस फीस 2900। इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इसको अपन ने इनर कॉलम में लिख दिया है। ओके सर, टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, हमने पुराने न्यूज़पेपर 250 में बेच दिया, रद्दी बेच दी तो पैसे आए, इनकम हो गई, इनकम हो गई तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड, ये भी इनकम है, ये भी इनकम है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में लिखेंगे। थोड़ा सा नीचे जगह छोड़ेंगे इसमें एडजस्टमेंट के लिए, ऊपर हट जा बेटा, बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितने में बेची रद्दी, 250 रुपये, 250 रुपये। ओके, नेक्स्ट है रिसीट फ्रॉम ड्रामा। सर ये अपन ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके बेटा, इसका इफेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, अपन ने कंबाइन लिया था ना ड्रामा का। अब लीगसीज 12,000 नीचे बोले हुआ था कि लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज। कैपिटलाइज म्हणजे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत डालो, इसको कहाँ पे डालने का है, कैपिटल में। कैपिटलाइज बोले तो कैपिटल में डालने का है। कितना करने का है कैपिटलाइज, कुछ अमाउंट बोली नहीं तो पूरा ही करना पड़ेगा ना, मन से थोड़ी अमाउंट ले सकते हैं। जैसे 12,000 है, अब सर 12,000 नीचे तो बोला लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज, अमाउंट तो बोला ही नहीं, 12,000 का 10%, 20%, 50%, अब मन से ले सकते हैं क्या, फिर तो हर एक बच्चा अपने हिसाब से कुछ भी अजम्पशन ले लेगा। कुछ बोला नहीं, इसका मतलब पूरी की पूरी अपने को क्या करना है, कैपिटलाइज। तो 12,000 अपन कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज मतलब सर ऊपर है ना ऐसा ओपनिंग बैलेंस रहेगा, किस चीज़ का बेटा, कैपिटल फंड का, उसमें अपन ऐड करेंगे लीगसीज 12,000। लेकिन अपने को बैलेंस शीट तो बनाना है ही नहीं, तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर रहता था तो मैंने बता दिया क्या करते थे, कैपिटल में ऐड कर देते थे। सो सिंपल, इससे इजी कुछ हो सकता है कि दुनिया में, आप ही बताओ, सबसे इजी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसेप्ट। ओके, टू इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला,
तो ये हमारे लिए क्या हो गई, इनकम। अब क्योंकि ये इनकम हो गई तो कहाँ जाएगा बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, सीधी बात। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितना इंटरेस्ट था, 400, है ना, यस सर 400 था, ओके। नाउ मिसलेनियस रिसीट्स, अरे मिसलेनियस बोले तो मिसलेनियस बोले तो अदर है, चिल्लर बहुत सारे आए होंगे, अलग अलग नाम ना बताते हुए ग्रुप बना दिया उसका और उसको बोल दिया मिसलेनियस रिसीट्स। तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ों से अपने को और कमाई हुई। कितने की कमाई हुई, 400 की। सर आपको कैसे पता चला ये कमाई हुई, अरे दादा यहाँ पे रिसीट बोले हुए, रिसीट का मतलब क्या रहता है, पैसे मिले। तो अलग अलग तरीके से पैसे मिले, तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में बाय मिसलेनियस रिसीट्स। कितनी है मिसलेनियस रिसीट्स, 400, ओके सर। तो ये हो गया हमारा पूरा रिसीट एंड पेमेंट खाली। अब देखेंगे एक एक एडजस्टमेंट। पहली वाली एडजस्टमेंट आप देखेंगे, लीगसीज आर टू बी कैपिटलाइज। सर ये हमने ऑलरेडी कर चुके, ठीक है, तो पहली एडजस्टमेंट हो गई हमारी खत्म। दूसरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी 200, सैलरी आउटस्टैंडिंग बोले तो देना बाकी है। तो इसके दो इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, एक तो सर सैलरीज में ऐड होता है, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज, हाउ मच, 200। तो यहाँ पर 200 ऐड कर देंगे तो टोटल सैलरी हो जाएंगी 4600। और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी देना बाकी है, तो फ्यूचर में देना पड़ेगा। फ्यूचर में कुछ भी चीज़ देना है तो क्या रहता है, लायबिलिटी रहता है। लायबिलिटी रहता है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 200। लेकिन बैलेंस शीट तो बनाना है ही नहीं, बनाना है नहीं तो कुछ भी लिखने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट, 50% ऑफ एंट्रांस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। जो जितना एंट्रांस फीस है उसका 50% अपने को कैपिटलाइज करने का है। कैपिटलाइज बोले तो कैपिटल में ऐड करने का मतलब है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में से हटाना पड़ेगा। लेस कैपिटलाइज्ड, हाउ मच कैपिटलाइज, 50%। तो 2900 का आप आधा यदि करेंगे तो वो हो जाएगा बेटा 2000 का आधा 1000, 900 का आधा 450। तो 1450 यहाँ से माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 1450, ठीक है। और दूसरा इफेक्ट क्या होगा, कैपिटलाइज बोले तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। लेकिन सर अपने को बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है, बैलेंस शीट बनाना ही नहीं है तो बैलेंस शीट का इफेक्ट देने की ज़रूरत है क्या, नो सर, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट हो गया। देखो इतना सा था, छोटा सा छटाक बार क्वेश्चन था। अब क्या करेंगे, टोटल ये देखो मैं हटा देता हूँ, आपने कोई लिखने की ज़रूरत नहीं, बैलेंस शीट बनाना ही नहीं हो, बस मैंने ऐसे ही बता दिया फ्लो में, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो कितना इजी है ना बेटा, लेकिन ज़्यादा गाई मत करो, अभी तो बस शुरुआत है, अभी आम जिंदगी चल रही है, अभी मेंटल जिंदगी आएंगी तब पता चलेगा। लेकिन कोई इतना कुछ हार्ड नहीं है, इजी है, कोई टेंशन मत। तो अब अपन करेंगे इनकम साइड की टोटल। इनकम साइड की टोटल यदि आप करेंगे, करो आप फटाफट, तो इनकम साइड की टोटल आ रही है 8900। इधर की भी टोटल आनी चाहिए 8900। तो अपन निकालेंगे इसमें प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आ रहा है 2650। नहीं सर इसको प्रॉफिट नहीं बोलना, प्रॉफिट बोलना गंदी बात। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनको प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। यदि हो जाता है गलती से तो अपन उसको प्रॉफिट शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपन उसको बोलेंगे सरप्लस। तो सरप्लस, सरप्लस म्हणजे इतने ज़्यादा के पैसे आए, प्रॉफिट नहीं है भैया, बस ज़्यादा क्या आए हुए। ओके, है प्रॉफिट ही, लेकिन बस बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो अब आप लोग ये इसको लिख लो, एकदम छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसको पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से लिख लो। ओके सर, ओके, तो ये होगा आपका यस। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर, इधर आ जाओ। देखो अपनी, मैंने पहले बोला अपनी अपन ये बुक की सीक्वेंस कभी भी मेंटेन नहीं करेंगे। ऐसा क्या होगा कि सर बुक में कोई भी क्वेश्चन हार्ड पहले दे दिया फिर इजी वाला बाद में है, तो सीक्वेंस बुक में मेंटेन बिल्कुल भी नहीं करेगी। तो अपन भी उनकी सीक्वेंस नहीं मानेंगे। अपन क्या सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं उसकी डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से, इजी पहले करते कि जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है उस हिसाब से हम लोग चलते। तो सीक्वेंस अपना कभी भी मेंटेन होने वाला नहीं है। सीक्वेंस मेंटेन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
तो आपने क्या करने का, हर एक क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर और उसका पेज नंबर अच्छे से लिखने का, अदरवाइज बाद में ढूंढते रह जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ था, है ना। क्योंकि अपन ऐसे आगे पीछे कोई भी क्वेश्चन उठा के कर लेते ना, कोई भी नहीं करते बेटा, सोच समझ के करते। यस सर, पता है हमें। ओके चलना बेटा, आजा जल्दी से। अभी हम करने वाले हैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, ये आई थिंक इलस्ट्रेशन 10, इल्लू 10, पेज नंबर 88, पेज नंबर 88 पे क्वेश्चन नंबर 10 है, सरस्वती हाई स्कूल। तो सरस्वती हाई स्कूल का अपन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सरस्वती हाई स्कूल खेड़, खेड़ बोले तो नाम है उस गाँव का। शोड द फॉलोइंग पोजीशन ऑन 31 मार्च 2018, तारीख को भी आपने ध्यान देना है। इन्होंने बेटा यहाँ पे क्या दे दी अपने को, बैलेंस शीट। अरे सर लेकिन आपने तो बोला रिसीट एंड पेमेंट देते हैं। हाँ दिया है, नीचे देखो, नीचे रिसीट एंड पेमेंट भी दिया है। आप थोड़ा सा यदि इस पर गौर फरमाइएगा तो जो रिसीट एंड पेमेंट की तारीख और बैलेंस शीट की तारीखें आपको अलग अलग दिखेंगी। रिसीट एंड पेमेंट अपने को क्या दी है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2019, और बैलेंस शीट कौन सी दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब पिछले साल की बैलेंस शीट दी हुई है और ये साल का रिसीट एंड पेमेंट दी हुआ है। और अपने को इन्होंने क्वेश्चन में बनाने को बोले हुआ रहेगा, देखो नीचे, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, और बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बनानी है, बैलेंस शीट भी बनानी है। लेकिन सर बैलेंस शीट तो बनी हुई है ना। अरे मुन्ना, ये बैलेंस शीट कौन सी है, 2018, अपने को 2019 की बनानी पड़ेगी। तो अपने को बैलेंस शीट जो बनानी है 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बनानी है, और 31 मार्च 2019 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, और उसका रिसीट एंड पेमेंट तो दिए भाई है। तो फिर सर ये पिछली बैलेंस शीट क्यों दी हुई है बेटा, पिछली बैलेंस शीट को अपन बोलते ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, मतलब साल के शुरुआत में ना भैया, 31 मार्च 2018 बोले तो 1 अप्रैल पकड़ लो ना आप, 1 अप्रैल को भी यही रहेगा ना। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, 18 ये पूरा 1 साल हो गया अपने को क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने की। तो सर ये दिया क्यों, ये दिया बेटा 2-3 चीज़ों के लिए रहता। एक सबसे पहला तो ये दिया हुआ रहता इस चीज़ के लिए, 31 मार्च को कैपिटल फंड कितना बोले हुआ है, 6,80,000। जब हम 31 मार्च 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें ओपनिंग बैलेंस लगता है कैपिटल का, याद है क्या आपको। ये देखो, ये बैलेंस शीट बना रहे 31 मार्च 2019 को, तो यहाँ पे जो है कैपिटल फंड लगता है, ये ओपनिंग बैलेंस रहता है ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड। ये कहाँ से आएगा, या तो एक क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में डायरेक्ट दे देंगे, या तो एक क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट की चीज़ें बताएंगे, अपने को बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और अपने को ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा, या तो खुद ही ओपनिंग बैलेंस शीट बना के देंगे। तो अपने को कैपिटल फंड का ये ओपनिंग बैलेंस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये कहाँ से पता चलेगा, एकदम सिंपल क्वेश्चन अभी जो देखे थे उसमें एक में तो बैलेंस शीट बनानी नहीं थी, तो ये दिक्कत आई नहीं। एक क्वेश्चन जो देखा था जिसमें बैलेंस शीट बनानी थी, उसमें कैपिटल फंड एडजस्टमेंट में नीचे की लाइन में दिया था डायरेक्ट ओपनिंग बैलेंस। तो या तो आपको बैलेंस शीट बनानी की नहीं है तो टेंशन ही नहीं, अगर बैलेंस शीट बनानी है या तो आपका एडजस्टमेंट में बोलने वाला रहेगा एकदम सिंपल, तो उठा के लिख देना ओपनिंग बैलेंस, या तो आपको पुरानी बैलेंस शीट बनाई हुई बना के देंगे, वो बैलेंस शीट में से आपको ओपनिंग बैलेंस, जैसा यहाँ पे देखो कितना लिया, 6,80,000। तो ये बेटा ये हमने 6,80,000 लिया है यहाँ से, कहाँ से, ये वाली फिगर है देखो, ये बैलेंस शीट की। तो ये बैलेंस शीट अपने को काम में आती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड के लिए, ठीक है, ओके। दूसरा ये अपने को काम में आएंगे कुछ एसेट जो अपने काम में आएंगे, जैसा कि अब क्वेश्चन दिखेंगे तब अपने को समझेगा। तो मतलब कुछ 1-2 एसेट जैसा रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग वगैरह, उसके लिए भी ये चीज़ अपने को काम में आती है। तो देखेंगे, अभी एक साथ नहीं देखते अपन, धीरे धीरे, कोई टेंशन नहीं। अभी तो इतना समझ में आएगा सर ओपनिंग बैलेंस है, एक चीज़ तो अपने को लेनी पड़ती है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड, ओके। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे जैसे उसमें चीज़ें रहेंगी, वैसे वैसे समझेंगे। हाँ जी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या है, रिसीट एंड पेमेंट दिया हुआ है सर, नीचे एडजस्टमेंट दी हुई है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एडजस्टमेंट और सितारे मारेंगे। ट्यूशन फीस का एडजस्टमेंट है, तो ट्यूशन फीस ये रही ट्यूशन फीस, इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट सैलरी टू टीचर, सैलरी, ये रही सैलरी टू टीचर्स, इसमें एडजस्टमेंट। रेंट पेड इन एडवांस, रेंट पेड में एडजस्टमेंट है, तो ये रहा ऑफिस रेंट, इसमें एडजस्टमेंट। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन में एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन किस चीज में है सर, बुक में है और फर्नीचर में, तो बुक और फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट है। ये फर्नीचर
ये बुक, ठीक है, ओके सर। तो चलो ठीक है, अब अपने को इन्होंने एक पूछा क्या, बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। चलो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। एक मिनट, मुझे फॉर्मेट कॉपी कर लेने दो। कॉपी तो हुआ होगा, पेस्ट करके देखते हैं। हो गया, वेरी गुड। हाँ जी, सो नाउ लेट्स बिगिन। हम लोग पेमेंट साइड से जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इधर से भी गया चलता, लेकिन ठीक है, मेरे को हमेशा ऐसी आदत है। सैलरीज टू टीचर, सैलरी दी है टीचर को, तो बेटा जी ये हमारे लिए क्या हुआ सर, ये हमारे लिए होगा एक्सपेंस। एक्सपेंस हुआ तो कहा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। बाय नहीं, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू सैलरी to teachers. How much salary to teachers? 1,80,000 एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम में लिखे हैं। बाय सैलरीज टू ऑफिस स्टाफ 30,000, ऑफिस स्टाफ को सैलरी दी। अगेन ये भी हमारे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। एक्सपेंस हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में ही जाएगा। टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना है, 30,000। इसमें कोई एडजस्टमेंट ली, इसलिए मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख दिया हूँ। देन बाय बुक्स, अब भैया बुक क्या है, बुक हमारे लिए एसेट है। एसेट है तो ये कहाँ जाना चाहिए, एसेट है तो सर ये जाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ओके, तो पहले बता दूँ क्या फिर आपको मैं, ठीक है बता देता हूँ। अब देखो यहाँ पर बुक ऑलरेडी है, 22,000 की बुक दिखा रहा ना ओपनिंग बैलेंस शीट में। मतलब जब साल की शुरुआत हुई, पिछले साल का अंत हुआ, पिछला साल समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो उसके अगले दिन पे ये साल चालू हो गया। तो जितना एसेट हमारे पास साल के अंत में थे, उतना ही अगले दिन पे भी रहेंगे बेटा, एक दिन में क्या चेंज होगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है हमारे पास। तो हमारा जैसे साल शुरुआत हुआ तो हमारे पास कितने एसेट थे, कितनी बुक थी, 22,000 की बुक हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई थी। और हमने बुक खरीदी, ये खरीदी ना हमने बुक 15,000 की, यानी हमारे पास अब टोटल बुक कितनी होगी, 22,000 प्लस 15,000। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैसे सारे एसेट लिखने पड़ेंगे, लेकिन अभी का अपने को जो काम पड़ रहा हो अपन लिखते जाएंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा बुक्स। बुक्स शुरुआत में कितनी थी भैया, 22,000। ये कहाँ पे मालूम पड़ा, ओपनिंग बैलेंस शीट में। फिर मैंने क्या किया, साल में कब तो भी मैंने बुक खरीद ली, बुक्स परचेज, मैंने बुक खरीद ली है। कितने की बुक खरीदी थी, 15,000, तो इसमें वो ऐड कर दिया। अभी टोटल नहीं करूंगा, डिप्रिसिएशन भी आएगा। ठीक है, तो 22,000 के पहले से थी, 15,000 की खरीद ली, टोटल हो गई 22 + 15, सिंपल। नेक्स्ट, तो ये हमारा बुक का एडजस्टमेंट हो गया, जो जो होगा उस पर टिक मार देते हैं। नेक्स्ट है परचेज डे, 1 जनवरी, मतलब जब डिप्रिसिएशन लगाएंगे ना भैया, तो तारीख दी हुई है, तो तारीख के हिसाब से डिप्रिसिएशन आएगा। ओके, बाय प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में जाएगा 5,000। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 5,000। ओके, ठीक है, यस। नेक्स्ट, एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस। अब देखो, गैदरिंग आ गया, ड्रामा आ गया, टूर्नामेंट आ गया, स्पोर्ट्स आ गया, तो आपका दिमाग क्लिक हो जाना चाहिए। जब भी आपने ऐसे कुछ शब्द सुन लिए तो आपने क्या करना चाहिए, खर्चा हुआ, मतलब इनका बोलना है गैदरिंग करने को खर्चा इतना हुआ, तो गैदरिंग करने से इनकम भी होगी ना, लोगों से फीस लिए होंगे, है कि नहीं। तो अब इधर रिसीट साइड में देखना, गैदरिंग से कोई फीस है क्या, देखो ट्यूशन फीस, फाइन, एडमिशन, टर्म फीस, कुछ नहीं है सर। गैदरिंग में कोई फीस ही नहीं ली लोगों से, मतलब फुकट में करा गैदरिंग। तो अपने को इनकम हुई नहीं, सिर्फ एक्सपेंस है, तो सीधा अपन एक्सपेंस में लिख देंगे। यदि इनकम होती थी, मान लो यहाँ लिखा था कि भाई गैदरिंग से पैसे आए 15,000, तो यदि 15,000 पैसे आए, 10,000 गए, तो अपन नेट इफेक्ट 5,000 ही लिखते थे इनकम साइड। लेकिन यहाँ इनकम तो कुछ है ही नहीं भैया, एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, तो सीधा सीधा हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो कहाँ लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में। कितना, 10,000।
तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में लिखेंगे टू एनुअल गैदरिंग, वार्षिक सम्मेलन, कितना 10,000। ओके नेक्स्ट ऑफिस रेंट। सर ऑफिस रेंट तो खर्चा है, एक्सपेंस है, तो कहाँ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में 16,000। तो टू ऑफिस एक्सपेंस 16,000, ठीक है। ओके बाय रिपेयर्स, अरे ऑफिस एक्सपेंस नहीं सर, ऑफिस रेंट है। ओके 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 ओके, कोई दिक्कत नहीं होता बेटा कभी। टू ऑफिस रेंट। नेक्स्ट बाय रिपेयर्स 15,000। रिपेयर्स भी क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड में बाय रिपेयर। यार मैं एक्सपेंस क्यों लिख रहा हूँ बार बार। टू रिपेयर्स 15,000 ओनली। नेक्स्ट बाय स्पोर्ट एक्सपेंस। अब इधर देखो स्पोर्ट की कोई इनकम है क्या, नहीं है सर, सीधा सीधा एक्सपेंस दिया, तो अपन भी उठा के इसको कहाँ लिख देंगे एक्सपेंस में लिख देंगे 5,000। तो यहाँ पे लिख देंगे टू स्पोर्ट एक्सपेंस हाउ मच 5,000 ओनली। ओके नेक्स्ट है बेटा बाय फर्नीचर। फर्नीचर क्या है सर, एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाना चाहिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब लेकिन ऊपर देख लेंगे फर्नीचर था क्या, यस सर। शुरुआत में भी हमारे पास 40,000 का फर्नीचर था, तो 40,000 वो प्लस हमने 50,000 का और खरीदा, तो टोटल 90,000 फर्नीचर होगा। फर्नीचर में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे फर्नीचर। शुरुआत से हमारे पास कितने का फर्नीचर है 40,000, और हमने परचेस कर लिया फर्नीचर परचेज। कितने का फर्नीचर परचेज किया 50,000, तो इसमें ऐड कर देंगे 40 + 50 टोटल 90। अभी टोटल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें डिप्रिसिएशन आएगा। तो समझा क्या है, यस सर एकदम सिंपल है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर भी तारीख है, तारीख दी हुई है तो डिप्रिसिएशन तारीख के हिसाब से आएगा। नेक्स्ट है बैलेंस सीडी कैश और बैंक 8,000 12,000। इसका क्या करना है, ये क्लोजिंग बैलेंस है सर। क्लोजिंग बैलेंस का कुछ भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, नहीं करते। ओपनिंग बैलेंस का कुछ नहीं करते। क्लोजिंग बैलेंस तो हमारे लिए एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कितना है 8,000 और 12,000। कैश भी एसेट है, बैंक भी एसेट है, तो दोनों भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। कैश और बैंक 8,000 और 12,000। कैश 8,000, बैंक 12,000। बरोबर है, बरोबर है। 8 और 12, ठीक है। ओके तो ये होगा अपना पेमेंट साइड खत्म। अब आ जाएंगे रिसीट साइड में। रिसीट साइड में सर सबसे पहले दिया है बैलेंस बीडी कैश का बैंक का। सर ये है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का सर कुछ भी इफेक्ट होता नहीं। फिर दिया है ट्यूशन फीस। अब ध्यान से देखो, ट्यूशन फीस दी हुई है 17-18 की 8,000, 18-19 की 1,00,000। सर ऐसा कैसा, अब ये क्या चीज़ दी हुई है इसको आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ना, थोड़ा कंसेप्चुअली सोचो बेटा। ये क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बोले तो मैंने बताया शॉर्टकट में क्या है, ये कैश अकाउंट है। तो ये कैश अकाउंट है, और ये कैश अकाउंट का कौन सा साइड है, रिसीट साइड है। मतलब अपने को फीस मिली भी। अब फीस यहाँ पे दी हुआ है 17-18 की इतनी, 18-19, मतलब अपने को फीस आई। लेकिन अपने को ये जो फीस है 8,000, ये कौन से साल की मिली, 17-18, मतलब पिछले साल की फीस ये साल मिली 8,000। 18-19 अभी हमारा ईयर कौनते ईयर का क्वेश्चन है, 18-19 का ही है। तो 18-19 में फीस मिली 1,00,000, तो ये वाले साल में फीस मिली भी है 1,00,000, और ये 8,000 भी ये वाले साल में ही मिली। लेकिन ये कहाँ से रिलेटेड है, पिछले साल की। अरे भैया मान लो पिछले साल क्या हुआ, पिछले साल की फीस हमारी मान लो बाकी थी 8,000 की। कोई तो भी एक पर्टिकुलर मान लो कोई स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट की फीस हमारी आना बाकी थी कोई भी कारण से पिछले साल। तो अब क्या हुआ, ये साल में उसने ला के दे दिया, इसमें क्या दिक्कत है, होता ना, बहुत बार होता है ऐसा, थोड़ा लेट हुआ फीस। तो ये क्या हुआ, पिछले साल की फीस मिली अभी। तो सर ये साल की रिसीट एंड पेमेंट में क्यों आया, अरे आएंगे ही ना भैया, ये कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट है तो रिसीट एंड पेमेंट में आएगा ही आएगा। फिर वो ये साल का हो अगले साल का हो, हमें कोई लेना देना नहीं। कैश आई या कैश गई तो रिसीट एंड पेमेंट में दिखता ही दिखता। तो यहाँ पे ईयर से कोई लेना देना नहीं, कैश आ रही जा रही तो यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा। तो यहाँ पे आपको फीस आई, ये 2 साल की, पिछले साल की फीस है और एक करंट ईयर की फीस है। लेकिन
जब अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर कोई भी साल का रहता क्या रे बेटा? नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में यहाँ पे तारीख दी गई, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल वही इनकम और वही एक्सपेंस आएंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, पिछले साल के या अगले साल के यहाँ पर आते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल वही इनकम आएंगी जो ये ईयर से रिलेटेड है। तो ये ईयर से रिलेटेड कौन सी इनकम है बेटा? ये 18-19, 17-18 तो पिछला साल है। तो ये करंट ईयर की इनकम कहाँ है? 18-19 कौन सी है? करंट ईयर की। कितनी है? 1 लाख। तो ये इस बार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा? सिर्फ 1 लाख। वो 8,000 नहीं, 8,000 पिछले साल का है, वो पिछले साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गया था। ये साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ कितना जाएगा? 1 लाख। समझा क्या? यस सर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाय, क्या है? ट्यूशन फीस। कितनी? 1 लाख। और इसमें एडजस्टमेंट भी है इसलिए इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है बेटा फाइन कलेक्टेड। ये भी क्या है? पैसा आया। पैसा आया तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड में। तो इसको भी इनकम साइड में लिख देंगे बाय फाइन कलेक्टेड। हाउ मच? 2,000। नेक्स्ट एडमिशन फीस। अगेन ये क्या है? इनकम 10,000, तो इनकम साइड में बाय एडमिशन फीस। कितना था रे? 10,000 था। 10,000। तो यहाँ कितना लिखेंगे? 10,000। नेक्स्ट टर्म फीस। ये भी सब इनकम साइड में, सब सारी फीस कोई भी हो इनकम है तो ये भी कहाँ लिखेंगे? इनकम साइड में। टर्म फीस 7,000 बाय टर्म फीस 7,000। ओके, यस सर। नेक्स्ट डोनेशन फॉर लाइब्रेरी। तो अपने को डोनेशन मिले हुआ है बेटा 1,000। तो इसको कहाँ लिखना पड़ेगा? 1 मिनट। हाँ, तो कहाँ तक पूछे थे अपन? ये डोनेशंस फॉर लाइब्रेरी। अब मैंने आपको बताया था पहले दिन, मतलब ऑफलाइन जब हमारी क्लास हुई थी उसमें बताया था कि डोनेशंस यदि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसा बिल्डिंग फंड है ना, लाइब्रेरी के लिए है, या कोई ग्राउंड फंड या स्पोर्ट फंड, ऐसा कोई स्पेशल उसके लिए नाम अटैच है कि भाई वो जो पैसा है उसके लिए केवल वही चीज़ करनी है, ऐसा है, तो ये वो कहाँ जाता है बेटा? बैलेंस शीट में जाता है। और यदि कोई रेवेन्यू से रिलेटेड है तो वो कहाँ जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। जनरल पर्पस जो डोनेशन रहता है, अब आगे अपन देखेंगे कहीं कहीं पे लिखा रहेगा जनरल पर्पस डोनेशन या लिखा रहेगा रेवेन्यू डोनेशंस, तो वो हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इनकम है, अपन उसको कुछ भी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो अपन लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में। लेकिन यदि कोई डोनेशन के सामने कुछ उसका स्पेसिफिक पर्पस दिया हुआ है, जैसा ये डोनेशन तो है लेकिन काय के लिए दिया बेटा? ये लाइब्रेरी के लिए दिया है। तो यदि कोई ऐसा स्पेसिफिक आ जाता है तो अपन उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड में नहीं लिखेंगे, अपने को उसको लिखना पड़ेगा बेटा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इनकम नहीं है बेटा, इन्होंने बोला कि इससे आपको लाइब्रेरी के ही बुक्स वगैरह खरीदनी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जब तक अपन लाइब्रेरी या बुक खरीदनी रहते हो पैसा हमारे पास एज अ लाइबिलिटी पड़ा है, कल चल के अपने को क्या करना पड़ेगा? वो पैसा यूज़ करेंगे और अपन उससे क्या खरीद लेंगे? बुक्स खरीद लेंगे। तो हम इसको इनकम में नहीं डाल सकते क्योंकि इसके लिए पर्पस स्पेसिफाइड है। ये थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रहा है। हाँ, तो ये ऐसा कुछ यहाँ पे नाम वगैरह दिया रहता है डोनेशन के सामने, तो अपने को कहाँ लिखना है उसको? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख देंगे डोनेशंस फॉर लाइब्रेरी। कितना था? 1,000 था आई थिंक, है ना? यस सर। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक। सर बैंक पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमारे लिए क्या है? इनकम है। इनकम है तो कहाँ जाएगा? इनकम साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन बैंक 5,000। ओके, नेक्स्ट डिपॉजिट्स टू गवर्नमेंट ग्रांट है जी। अच्छा, ऊपर का है टू इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, ये यहाँ पर अलग है। टू गवर्नमेंट ग्रांट और नीचे दिया रेवेन्यू। देखो
गवर्नमेंट ग्रांट और रेवेन्यू, जब भी रेवेन्यू शब्द का इस्तेमाल होगा मतलब वो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जब भी कैपिटल शब्द का इस्तेमाल होगा वो कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अभी गवर्नमेंट ग्रांट और रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। गवर्नमेंट से ग्रांट मिल रही, पैसा मिल रहा, तो इनकम रहेगा कि एक्सपेंस रहेगा, इनकम रहेगा ना सर, सीधी सी बात है। तो इनकम में लिखेंगे 2 लाख, इनकम साइड में आपको लिखने का है बाय गवर्नमेंट ग्रांट्स 1 लाख रुपीज ओनली। ठीक है, यस सर, आ गया समझ में, आगे। तो ये हो गया हमारा पूरा खत्म। अभी अपन देखेंगे एडजस्टमेंट्स। पहली एडजस्टमेंट, ट्यूशन फीस आर आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर 5000। इन्होंने क्या बोला, जो ट्यूशन फीस है हमारी वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब मिलना बाकी है करंट ईयर की, कितनी 5000। तो 5000 ट्यूशन फीस आउटस्टैंडिंग है। तो इसके 2 इफेक्ट क्या होते भैया, ट्यूशन फीस में होता सर ऐड, क्या लिखूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। कितना था, 5000 था शायद, तो हो जाएगा टोटल आपका 1,05,000 बरोबर। और दूसरा क्या है, ये ट्यूशन फीस मिली नहीं, मिलना बाकी है, फ्यूचर में मिलेंगी, फ्यूचर में फ़ायदा होगा, ये हमारे लिए एसेट है, एसेट है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसको आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस। इसको आप ट्यूशन फीस रिसीवेबल भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके सर। तो ये आपके रहे 2 इफेक्ट। अरे यार, हाँ जी, तो ये आपके 2 इफेक्ट है, एक तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में और एक इनकम में है। ओके, नेक्स्ट। तो पहली एडजस्टमेंट हो जाती है हमारी समाउंट। दूसरा, सैलरी टू टीचर्स इज आउटस्टैंडिंग 15,000। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, देना बाकी है टीचर्स को। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या होते हैं सर, आउटस्टैंडिंग है तो होता है ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट में यार भूल जाता हूँ बार बार, अमाउंट है 15,000, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 15,000 इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,95,000। और आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस देना बाकी है, फ्यूचर में देना पड़ेगा, फ्यूचर में कुछ भी देना पड़ेगा वो हमारे लिए रहता है लायबिलिटी। तो इसको लिखूंगा मैं लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स 15,000। वो ऑफिस स्टाफ और टीचर अलग अलग था इसलिए लिखना जरूरी है। सैलरी 2 बार थी ना, एक ऑफिस स्टाफ और एक टीचर्स, इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर टीचर्स। नेक्स्ट है रेंट पेड इन एडवांस 3,000। हमने रेंट एडवांस में पे कर दिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस के 2 इफेक्ट क्या होते हैं सर, एक एक्सपेंस में से हो जाएगा माइनस। ऑफिस रेंट में एडजस्टमेंट थी सर, आपने एडजस्टमेंट थी, फिर भी इनर कॉलम में लिखा नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता कभी कभी। यहाँ पर ऑफिस रेंट है, उसमें 16,000 इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, आ जा बेटा नीचे। अरे चलो ठीक है, अरे 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 हाँ हाँ हाँ, ओके सर, 0 तो ऊपर ही रह गए हो, ठीक है ना, डाउन डाउन नंबर नीचे। ओ अरे यार, होता है कभी कभी, ये तकलीफ देता है, खास करके 12th के लेक्चर में तो बिल्कुल देता है। पता नहीं आपसे क्या इसको दुश्मनी है। अरे चलना रे दादा, नहीं हो रहा है, रुको अब मैं थोड़ा वीडियो पॉज करता नहीं, इसको करता। हाँ, तो ये हो गया है नीचे। तो ऑफिस रेंट जो था आपने को लिखना है इनर कॉलम में, तो आउटर कॉलम का मैं मिटा देता हूँ। तो ऑफिस रेंट था 16,000, इसमें क्या था प्रीपेड। तो प्रीपेड के 2 इफेक्ट क्या होते हैं, एक तो यहाँ से करना पड़ेगा लेस प्रीपेड रेंट। कितना प्रीपेड रेंट था, प्रीपेड रेंट है सर 3,000, एडवांस बोले तो वही प्रीपेड है। तो यहाँ से कर देंगे लेस, तो टोटल रेंट अब दिखेगा आपको 30,000।
और प्रीपेड रेंट, पहले रेंट पे कर दिया तो ये हमारे लिए क्या रहता है, एसेट। एसेट रहता तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। प्रीपेड रेंट 15,000, नहीं 15,000 नहीं है सर, ओके 3,000, ठीक है, यस। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 15%। बुक्स पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना है, 15% लगाना है बुक पर डेप्रिसिएशन। ओके, तो लगाते हैं, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये जो बुक्स है ना बेटा, दो है अपने पास, एक 22,000 है, एक 15,000 है, दोनों की तारीख अलग अलग है, दोनों पे डेप्रिसिएशन अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने को ज़रूरत पड़ेगी वर्किंग नोट की। पहली वाली वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स, तो हमारे पास टोटल बुक्स है 22 + 15, 37,000 की टोटल बुक्स है। उसमें से दो अलग अलग टुकड़े थे, एक 22,000 था हमारे पास पहले से और 15,000 हमने बाद में खरीदा, है ना। ये तो अपने पास कब से है, 1/4/18 से, और ये हमने कब खरीदा, यहाँ पे तारीख देख लो, 1/1/19 को खरीदा। तो ये बुक्स हमारे पास पूरे 12 महीने थी, ये बुक हमारे पास केवल 3 महीने थी, तो अपने को डिप्रिसिएशन मंथ वाइज ही लगाना पड़ेगा ना। यस सर, तो आप डिप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना परसेंट बोला रहे, 15% बोला है। तो ओके, तो ये जो 22,000 है इस पर डिप्रिसिएशन जो आएगा वो आएगा 22,000 का 15% पूरे 12 महीने के लिए। तो ये आप डायरेक्ट निकाल लेना, 22,000 का 15%, ये आएगा 3,300। और यहाँ पर डिप्रिसिएशन आएगा 15,000 का 15% 3 महीनों के लिए, तो इंटू 3/12, तो 15,000 का 15%, तो ये आएगा 562.5, तो 563 पकड़ लो। तो इस पर टोटल डिप्रिसिएशन कितना आ गया, 3,300 + 563, तो आ गया 3,863, है ना। अब दूसरा इसका भी निकाल लेते फिर हाथ हाथ। दूसरी वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर हमारे पास कितने का है सर, 40 और 50, तो टोटल फर्नीचर हमारे पास आज के तारीख में कितने के हो गए बेटा, 90,000 के। उसमें से दो टुकड़े हैं, शुरुआत से हमारे पास कितना था, 40,000, बाद में हमने कितना खरीदा, 50,000। तो ये हमारे पास कब से है, 1/4/18 से। ये 50,000 का फर्नीचर कब खरीदा, तारीख देखो, ये रहा फर्नीचर, तारीख दी हुई 1/7/18, मतलब ये खरीदा 1 जुलाई को, 1/7/18, मतलब ये हमारे साथ था 12 महीने और 1 जुलाई से था, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने नहीं था, मतलब ये कितने महीने था, 9 महीने। पहले वाले पे डिप्रिसिएशन 12 महीने, दूसरे वाले पे डिप्रिसिएशन 9 महीनों के लिए। और फर्नीचर का डिप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो डिप्रिसिएशन एट 10%, तो ये वाले अमाउंट पे 40,000 पे तो पूरा 10% आ जाएगा 12 महीने के लिए, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12, तो कट के 1 हो जाता है, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा 4,000, और यहाँ पर 50,000 का 10% 9 मंथ के लिए, तो इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो 50,000 का 10% होगा 5,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, तो ये आएगा 3,750। तो टोटल डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर वुड बी 4,000 + 3,750, then total will be 7,750, ठीक, यस सर। तो ये डिप्रिसिएशन है 3,863, 7,750, ये बुक्स पर इतना और ये फर्नीचर पर इतना। और डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट तो आपको पता ही है क्या होते हैं सर, एक है ना एसेट में से लेस होता है, अच्छा ठीक है, तो कर देंगे यहाँ से लेस, डिप्रिसिएशन कितना था, 3,863,
और फर्नीचर का फर्नीचर में से लेस कर देंगे, लेस डिप्रिसिएशन, ये था 7,750 बरोबर। यस सर, तो अब इसको बाहर ले लेंगे तो ये आ जाएगा 90,000 माइनस 7,750। तो टोटल फर्नीचर की वैल्यू आ जाएगी आज की तारीख में 8,250, और इधर बुक्स की 22,000 प्लस 15,000 प्लस 38 माइनस 3863, तो आ जाएगा 33,137 एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या था, डिप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंस साइड में लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन, पहला लिखेंगे बुक्स और बाद में लिखेंगे फर्नीचर। बुक्स पे था 3863, फर्नीचर पे था 7750, तो टोटल डिप्रिसिएशन हो गया है 3863 प्लस 7750, टोटल डिप्रिसिएशन आएगा 11613। ठीक है, समझा क्या? यस सर, ओके बेटा। नेक्स्ट सर हो गया खत्म। अब देखो ये ओपनिंग बैलेंस शीट को ध्यान से, ये तो ओपनिंग बैलेंस से देखेंगे आप 5,000 8,000 तो आपको यहीं पे दिखेगा, ये दिख रहा 5,000 8,000 रिसीडेंट पेमेंट में, और ओपनिंग बैलेंस का कुछ होता ही नहीं, तो इसका अपने को कुछ इफेक्ट देना ही नहीं है, कैश इन हैंड का भी नहीं, कैश एट बैंक का भी नहीं। अब लेबोरेटरी देखो, ये अपन ने शायद पहले देख लेते तो ज़्यादा अच्छा होता था। ठीक है, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में अपन ने पहले देख लिया करेंगे। लेबोरेटरी कितना है? 15,000। 15,000 के लेबोरेटरी में कुछ सामान होगा, तो ये बैलेंस शीट में दिख रहा है ना, पिछले साल के बैलेंस शीट में दिख रहा, तो भाई लेबोरेटरी का सामान क्या हमने फेंक दिया क्या? मतलब अभी भी हमारे साथ रहेगा ही नहीं रहेगा। अगर अपन इसको बेच देते थे तो रिसीट एंड पेमेंट में दिखता था कि लेबोरेटरी सोल्ड, ऐसा कुछ नहीं बोला। कुछ और खरीदा क्या, ऐसा भी नहीं बोलेगा। कुछ और जैसा बुक्स का बोले हुआ था यहाँ पे कि बुक्स खरीदी है ना बुक्स, तो यहाँ पे ना लेबोरेटरी का कुछ सामान खरीदा, ना लेबोरेटरी का सामान बेचा, ना ही इस पर डिप्रिसिएशन दिया है। डिप्रिसिएशन दिया है क्या? एडजस्टमेंट में नहीं। मतलब पिछले साल हमारे पास लेबोरेटरी का सामान था 15,000, तो ये बार भी कितना ही रहेगा 15,000, क्योंकि ना तो कुछ खरीदा, ना तो कुछ बेचा, और ना ही डिप्रिसिएशन है। तो इस बार भी लेबोरेटरी की वैल्यू कितनी रहेगी? 15,000। तो लेबोरेटरी क्या है? एसेट है, तो एसेट अभी भी है ना हमारे पास, तो अभी दिखाना पड़ेगा ना। तो लेबोरेटरी 15,000 की आज भी हमारे पास है, तो आज भी हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेंगी, बिल्कुल। नेक्स्ट बिल्डिंग है 6 लाख, और पिछले साल बिल्डिंग थी। अब रिसीट एंड पेमेंट में कहीं पे दिखा क्या बिल्डिंग परचेज? नहीं। कहीं पे दिखा क्या बिल्डिंग सोल्ड? नहीं। नीचे एडजस्टमेंट में डिप्रिसिएशन बोला क्या बिल्डिंग पे? नहीं। तो ना तो कुछ बेचा, ना तो कुछ खरीदा, ना तो कुछ डिप्रिसिएशन है। तो पिछले साल बिल्डिंग थी 6 लाख की, तो आज भी हमारे पास बिल्डिंग कितनी की रहेंगी? 6 लाख की। और बिल्डिंग अगेन एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अपन अगले क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको पहले लिख देंगे तो और ज़्यादा अच्छे से होगा, कोई दिक्कत नहीं। बिल्डिंग, तो आज भी बिल्डिंग कितने की रहेंगी? 6 लाख। ओके, नेक्स्ट तो लेबोरेटरी हो गई, बिल्डिंग होगी। फर्नीचर तो अपन ने देख लिया, फर्नीचर है 40,000 अपन ने ऑलरेडी ले लिया, उसमें ऐड भी कर दिया, डिप्रिसिएशन भी कर दिया, तो फर्नीचर का इफेक्ट हो गया। उसी तरह बुक्स, तो बुक्स का भी इफेक्ट हो गया, है ना? यस। अब दी बाय ट्यूशन फीस रिसीवेबल 10,000। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कौन सा एसेट है बेटा? ट्यूशन फीस रिसीवेबल, मतलब जो पिछले साल है ना, पिछले रहा था। अब आप समझो, ये था 1/4/17, ये था 31 मार्च 18, और अब यहाँ पे 31 मार्च 19। आज हम यहाँ पर खड़े, ये आज की तारीख है, आज टुडे, ठीक है। और ये साल की बैलेंस शीट अपने को दी हुई है, देखो ये बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 2018, तो यहाँ की अपने को बैलेंस शीट दी हुई है। तो ये बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है? 10,000। मतलब यहाँ पे क्या दिख रहा था? 10,000 रिसीवेबल मतलब जब हम यहाँ पर खड़े होंगे तब उस टाइम पे ये साल में जो फीस है वो 10,000 ऐसी फीस है जो मिली नहीं थी, जिसको अपन बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फीस या फीस रिसीवेबल। तो ये 10,000 अपने को मिलने वाली है, हमने ऐसा बताया था पिछले साल की बैलेंस शीट में 31 मार्च 2018 को। कितनी फीस मिलने वाली है पिछले साल की? 10,000। अरे भैया मैंने क्या बोला कि भाई आज मेरे को, मतलब ये जो यहाँ पे जब मैं खड़ा था तो मैंने क्या बोला था? 10,000 की फीस अभी तक मिली नहीं, फ्यूचर में मिलेंगी ना। तो ये 10,000 मैंने क्या दिखाया हुआ है? 10,000 फ्यूचर में मिलेंगी। तो ये फ्यूचर आ गया ना, अभी हम यहाँ पर खड़े, तो अपने को देखना पड़ेगा फ्यूचर में 10,000 में से कितनी मिली। पूरी 10,000 मिल गई, या 8,000 मिली, या 5,000 मिली, या कुछ भी नहीं मिली। तो ये कैसे पता चलेगा?
अब अगर कोई भी फीस अपने को मिलती है, फीस मिली मतलब क्या मिलेगा बेटा, कैश मिलेगा या बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब भी कैश और बैंक में कुछ भी इफेक्ट होगा तो वो चीज़ कहाँ पर पाई जाती है, रिसीट एंड पेमेंट में। जब भी कैश में कुछ एंट्री हुई तो कहाँ जाएगा, कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट का यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट। तो यदि ये इससे कुछ रिलेटेड फीस मिली तो अपने को कहाँ दिखने वाला है, रिसीट एंड पेमेंट में। तो रिसीट एंड पेमेंट में ध्यान से देखिएगा, ये देखो यहाँ पर लिखा है 17-18 की फीस मिली 8,000। अरे इसी की तो बात चालू थी। अरे दिख रहा क्या, अरे यहाँ पे बैलेंस शीट में बोला था 2018 में कि हमें 10,000 रुपये की फीस लेना बाकी है बच्चों से। कौन से ईयर की है ये, 18 को ईयर एंड हो रहा, मतलब ये फीस होती है बेटा 17-18। तो यहाँ पर इन्होंने ऐसा बोला पिछले साल बैलेंस शीट में कि 17-18 की 10,000 फीस बच्चों से लेना बाकी है। और जब ये साल में हम आ गए तो ये साल में अपने को यहाँ पर दिख रहा, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 17-18 की फीस आ गई है ना, यहाँ दिखा ना 17-18। और आपको ध्यान होगा तो अपन ये इसका इफेक्ट कहीं भी नहीं दिया है, अपन ने सिर्फ ये 1 लाख लेके गए थे, ये करंट ईयर से रिलेटेड था। तो ये पिछले साल कितनी फीस लेना बाकी थी बच्चों से, 10,000 और 17-18 की। तो ये साल में आके कितनी मिल गई उसमें से 8,000। तो सीधा दिख रहा ना, 10,000 लेना था, यहाँ 8,000 मिल गई। तो अभी भी कुछ तो भी फीस लेना बाकी, कितनी फीस लेना बाकी है, 2,000। समझा क्या, तो पिछले साल के ओपनिंग बैलेंस शीट में दिया है फीस लेना बाकी है 10,000, और ये साल के रिसीट एंड पेमेंट में बता दिया कि पिछले साल के 8,000 आ गए, तो 10,000 में से 8,000 आ गए। तो आज भी कितने लेना बाकी है, 2,000। तो आज भी 2,000 रुपये फीस लेना बाकी है 17-18 की। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग फीस। तो लिखेंगे क्या सर, नहीं लिखेंगे, वो तो पिछले साल की। अरे भाई मतलब उसको 1 साल हो गया, भले 2 साल हो गए होंगे उस चीज़ को, तो अपन पैसे नहीं मांगेंगे क्या कि नहीं साल खत्म हो गया, अब जाने थे, अब हमारे पैसे मत दे, साल खत्म हो गया, हमको एंट्री करने में दिक्कत जाती, कुछ पैसे मत दो, 2,000 भूल जाओ, हम एंट्री नहीं करते। अरे करेंगे ना भैया, ये एसेट है, ये 2,000 फीस अब भी नहीं मिला, अब और अगले साल मिल जाएगा, 4 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा, कभी तो उम्मीद है। तो ये जो 2,000 फीस अभी भी जो हमारी मिलना बाकी है 17-18 की, वो भी हमारे लिए एसेट है। समझा क्या। और एडजस्टमेंट में दिया है 5,000 लेना बाकी है, लेकिन ये 5,000 कौन से ईयर से रिलेटेड था, करंट ईयर है 18-19। तो 18-19 में से अपने को बच्चों से 5,000 फीस लेना अभी भी बाकी है। और 17-18 की कितनी फीस लेना बाकी है, अभी भी 2,000। सर ये कैसे आया, सर बैलेंस शीट में मैंने देखा था 10,000 मिलना बाकी थी, और रिसीट एंड पेमेंट में दिख रहा 8,000 आ गई, तो कितनी बाकी है, 2,000। तो आज की तारीख में 17-18 से रिलेटेड 2,000 फीस मिलना बाकी है, 18-19 से रिलेटेड 5,000 फीस मिलना बाकी है। 2 और 5 टोटल 7,000 रुपये की फीस आज भी मिलना बाकी है। हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अब बैलेंस शीट के एसेट साइड में आप देखेंगे तो 5,000 अपन ने ऑलरेडी लिख दिया है, देखो आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस 5,000 अपन ने ऑलरेडी लिख दिया, और 2,000 भी है। तो टोटल अपने को क्या करना पड़ेगा, एक काम करते हैं अपन इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, अभी नीचे लेने में दिक्कत देता है तो मैं अलग से लिख दे रहा, आपने भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, एक मिनट, हाँ जी। तो ये आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस जो हमने पहले लिखी 5,000, उसको अपन इनर कॉलम में लिख के दोनों को साथ में लिखेंगे। तो आउटस्टैंडिंग फीस 5,000, ये कौन से ईयर से रिलेटेड था बेटा, ये था सर आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, ये था सर 18-19 से रिलेटेड। और आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस है ये 17-18 की बाकी है। 17-18 की अभी भी कितनी बाकी है, 2,000, यानी टोटल अभी भी कितनी बाकी है, 7,000 फीस लेना बाकी। समझा क्या ये, यस। चलो नेक्स्ट, कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड क्या है, ओपनिंग बैलेंस। तो कहाँ जाएंगे अपन, ओपनिंग बैलेंस में लिख देंगे 6,80,000। यहाँ पर कैपिटल फंड, उसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, 6,80,000। नेक्स्ट है सर एंट्रांस फीस। अब एंट्रांस फीस 20,000 है, कोई एडजस्टमेंट भी नहीं दिया है, रिसीट एंड पेमेंट में कुछ नहीं दिया है, तो अपन वैसा का वैसा उठा के लिख दिया। तो क्या करने का, यदि कोई चीज़ के बारे में ओपनिंग बैलेंस शीट में कोई चीज़ आपको दिख रही और उस चीज़ के बारे में ना तो कोई एडजस्टमेंट है ना तो कोई रिसीट एंड पेमेंट में एंट्री है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसा यहाँ एसेट था लेबोरेटरी 15,000, तो अपन ने क्या किया, वैसा का वैसा लेबोरेटरी उठा के नवी बैलेंस शीट में लिख दिया 15,000। यहाँ पर था बिल्डिंग 6 लाख, तो अपन ने वैसा का वैसा बिल्डिंग उठा के 6 लाख नई बैलेंस शीट में लिख दिया। मतलब उसके साथ कोई छेड़छाड़ हुई नहीं, ना कोई खरीदा ना कोई बेचा ना कोई डिप्रिसिएशन, तो वही वैल्यू रहेगी। सॉरी, वैसे एंट्रांस फीस तो कुछ है ही नहीं, तो वैसा का वैसा उठा के लिख देंगे नई बैलेंस शीट में, एंट्रांस फीस 20,000।
तो यहाँ पर भी हम लोग लिख देंगे एंट्रांस फीस 20,000। ठीक है, यस। तो यहाँ पर क्वेश्चन होता है हमारा ख़त्म। नहीं सर, पहले अपने को टोटल वगैरह करनी पड़ेंगी ना, इतने जल्दी कैसे क्या ख़त्म होएगा। ठीक है भैया, तो आप इनकम साइड की टोटल करेंगे तो आपकी टोटल कुछ आएगी। मैं फटाफट कर लेता, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए हमारा। ये आएगी 2,29,000, नहीं रादर 3 लाख आएगी शायद। वेट अ मिनट, गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख है क्या? गवर्नमेंट ग्रांट 2 लाख है ना भैया, कैसे बच्चे रे बोलते भी नहीं, मैंने 1 लाख लिख दिया। चुपचाप बैठे रहते हैं, बोला करो। सर ऑनलाइन में कैसे बोलेंगे, सही बात है। तो ये टोटल आएंगी 3,29,000, इधर भी आएंगी 3,29,000। तो आपका सरप्लस कितना आ जाएगा? 44,387 टू सरप्लस। इतना हमारे पास ज़्यादा का पैसा बचा, 44,387। ये सरप्लस अपन क्या करते हैं सर? ये सरप्लस अपन करते कैपिटल में ऐड सरप्लस, तो ये आएगा 44,387। तो इसकी यदि आप टोटल करेंगे तो आपकी टोटल आ जाएंगी 7,24,387। फिर अब बैलेंस शीट की टोटल करेंगे। बैलेंस शीट की टोटल करो फटाफट। तो 82,250 प्लस 33,137 प्लस 15,000 प्लस 6 लाख प्लस। देखो यार, ऑनलाइन फेस टू फेस बैच रहती थी तो आप फटाक से टोटल बता देते थे, अब मुझे करना पड़ रहा तो परेशानी होगी। कोई बात नहीं। 7,60,387। 7,60,387। ओके, तो इस प्रकार से है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था लेकिन इजी था। कुछ बातें नहीं हमने सीखी, जैसे ओपनिंग बैलेंस शीट दी रही तो क्या करना, तो सारे एसेट लायबिलिटी को अपने को नई बैलेंस शीट में लेके जाना है। कुछ एडजस्टमेंट रहेंगी तो उसके थ्रू होगा, कुछ नहीं है तो वैसा का वैसा लिखना है। देन रिसीट एंड पेमेंट, है ना। यस सर, वेरी गुड। तो चलो लिख लीजिए, पहले ये लिख लो आप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, वेरी गुड। अब बैलेंस शीट लिख लो, लिख लिया, वेरी गुड। अभी एडजस्टमेंट सॉरी वर्किंग नोट लिख लो। मैं आ तो नहीं रहा ना बीच में, ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, ओके सर। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अभी सर होमवर्क तो दीजिए, होमवर्क बहुत दिन से नहीं मिला हमको, याद आ रही होमवर्क की। ठीक है बेटा, आपको इतनी ही याद आ रही है तो होमवर्क ले लो। क्या शुरू शुरू में ज़्यादा होमवर्क नहीं दे सकते क्योंकि नई नई बातें बहुत रहती हैं। एक बार थोड़े 4-5 दिन हो गए कि फिर फटाफट होमवर्क दे सकते हैं। जय हनुमान व्यायाम शाला। 1 मिनट रुको यार, इससे जल्दी तो बुक में देखना हो जाता। 2 मिनट है ना, आप वेट करो 2 मिनट, जब तक आप लिख लो लगे तो मैं वापस लगा देता है। ओके, तो आप आ जाओ पेज नंबर 119 पे। पेज नंबर 119। आ गए क्या? यस सर, आ गए।
तो पेज नंबर 119 पे क्वेश्चन नंबर 8, तो PP8 कहाँ गया? हाँ, पेज नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क जीवन ज्योति आर्ट सर्कल। एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारी एडजस्टमेंट आपको आ जाएगी। परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क, ठीक है। ओके बेटा, ठीक है, इनफ फॉर टुडे, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।